ओके, तो मून नाइट का एपिसोड 3 आ चुका है और इसको देख के मुझे पता चला कि कितने सारे सवाल खड़े हो सकते हैं एक सिंगल एपिसोड में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर एपिसोड में हुआ क्या। तो इसमें कुछ मेजर नहीं हुआ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मेजर हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो है मार्क स्पेक्टर, वो इजिप्ट में है और हैरो को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ हैरो एमिट को ढूंढ रहा है और वो कामयाब भी रहता है। लेकिन हमारा मार्क एक गॉड के अपने साथ होते हुए भी एमिट की कब्र या हैरो को ढूंढने में कामयाब नहीं रहता। तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि बाकी के जो इजिप्शियन गॉड हैं और उनके जो वेसल्स हैं पृथ्वी पर, उनकी मदद लेने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताएं कि हैरो क्या कर रहा है, जिसके बदले में वो उनकी मदद करें। मतलब कोई भी गॉड नहीं चाहेगा कि जो हैरो कर रहा है वो सक्सेसफुल हो। अब इस प्लान में प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो हैरो कर रहा है वो बुरा है। और इस स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोग हैं, बाकी के जो वेसल्स हैं मार्क स्पेक्टर की तरह, वो कहते हैं कि वो पृथ्वी पर दूसरे इजिप्शियन गॉड्स के वेसल हैं जो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। वो इंटरफेयर नहीं करते मार्क की तरह, वो लोगों को बचाते नहीं हैं, ना लोगों को मारते हैं। उनका काम है बस ऑब्जर्व करना। अब सबसे पहला सवाल तो इसी सिचुएशन पर खड़ा हो जाता है कि अगर तुम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम्हें ये कैसे नहीं पता कि इतने बड़े स्केल पे एमिट के फॉलोअर्स उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे मार्क को ये साबित करना पड़ता है कि हैरो एक बुरा इंसान है और वो एमिट को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो नहीं कर पाता क्योंकि हैरो वहाँ पर आकर ये साबित कर देता है कि मार्क पागल है, इसको मेंटल प्रॉब्लम है और इसको इलाज की ज़रूरत है, जो कि ठीक भी है। तो यहाँ पर मार्क के ज़रिए खोंशू टोटली नाकामयाब रहता है। ये गॉड्स इतने बेवकूफ़ क्यों हैं, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मतलब जितने दूसरे गॉड्स हैं वो इंटरफियर नहीं करते, बस अपने और वेसल्स के थ्रू पृथ्वी को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हैरो क्या कर रहा है और उसे रोकना चाहिए, जो कि वो इतने ग्रैंड स्केल पर कर रहा है, उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस एपिसोड में पता चली वो ये थी कि मार्क ने एक नई पर्सनैलिटी डेवलप कर ली है। अब मैं डेवलप कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पहले से थी। वो इसलिए क्योंकि इस पर्सनैलिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता, ना स्टीवन को पता है ना हैरो को पता है। तो होता कुछ ऐसा है कि जब मार्क जांच पड़ताल कर रहा होता है हैरो के होने की, कि वो कहाँ है, एमिट की टूम कहाँ है, तभी लोगों से लड़ते हुए मार्क अपने होश खो देता है। और जब वो होश में आता है, यानी कि जब सीन कट होता है और हम सीन को वापस देखते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? मरे हुए लोग और मार्क के हाथ में एक चाकू। वो सोचता है कि स्टीवन ने किया है और स्टीवन साफ साफ मना कर देता है कि उसने नहीं किया। तो ये मार्क ने भी नहीं मारे लोग, ये स्टीवन ने भी नहीं मारे लोग, तो ये ऑब्वियसली उसकी तीसरी पर्सनैलिटी ने मारे हैं। बाय द वे, अगर इसकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानना है तो मेरा एक पीछे का वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने मून नाइट की पर्सनैलिटीज़ के बारे में बता दिया है। ये कौन सी पर्सनैलिटी है? ये पर्सनैलिटी हो सकती है जेक लॉकली की, जो जांच पड़ताल करने में और पूछताछ करने में माहिर है और एक टैक्सी ड्राइवर है। नाउ इस सीन में हम देखते हैं कि जब मार्क अपने होश खोता है और जब वो होश में आता है तो सीन कट हो जाता है। और ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। किस लिए? क्योंकि इस शो की रेटिंग है PG-13, जो इस शो को ख़राब कर रही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कॉमिक्सों के सोर्स से कि मून नाइट एक काफ़ी ख़तरनाक सुपर हीरो है। वो मार काट करने में और लोगों की ऐसी तैसी करने में बिल्कुल भी नहीं चूकता। लेकिन शो में हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है। एक्शन बहुत ही कमज़ोर है शो का। वो इसलिए क्योंकि इसकी रेटिंग PG-13 है। ये खून नहीं दिखा सकते, ये ज़्यादा मारकाट नहीं दिखा सकते। तो मेरे हिसाब से PG रेटिंग 13 इस शो को थोड़ा ख़राब कर रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मार्वल है, PG-13 तो होगा ही। सो एनीवे, ये पर्सनैलिटी जेक लॉकली की है या नहीं है, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। हैरो ये साबित कर दिया कि मार्क पागल है और मार्क ये साबित नहीं कर पाया कि हैरो एमिट को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी के वेसल्स जो बनते तो खूब कूल थे, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ घंटा भी पता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और मार्क एक रईसजादे के पास जाता है जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को बचा कर रखता है। और यहाँ पर मार्क को ज़रूरत थी एक कब्र की, एक ताबूत की, जिसमें एक जो बंदा था जिसने एमिट को दफनाया था, उसे मालूम था कि एमिट कहाँ है, और उस बंदे की कब्र पर शायद इस बात की क्लूज़ मिल जाएं कि आखिर एमिट को कहाँ ढूंढा जा सकता है। अब मार्क तो ये पता नहीं लगा पाता कि उस कब्र से कैसे पता लगाएं कि एमिट को कैसे ढूंढा जाए, लेकिन मार्क की दूसरी पर्सनैलिटी स्टीवन ये पता लगा लेती है। स्टीवन इन चीज़ों में काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो वो पता लगा लेता है कि कैसे पता लगाना है। लेकिन तभी वहाँ पर हैरो आकर उस पूरी कब्र को बर्बाद कर देता है। इसके बाद बहुत बढ़िया वाली लड़ाई होती है जिसमें मून नाइट सबसे लड़ने की कोशिश करता है और मिस्टर नाइट भी थोड़ी देर के लिए आता है। यूसी दूसरी प्रॉब्लम यहीं खड़ी हो जाती है। इस पूरे सिनेरियो में या फिर पूरे एपिसोड में मार्क से स्टीवन मिरर्स के थ्रू हमेशा ये कहता रहता है कि मुझे मेरी बॉडी वापस दो, तुम जाओ, खोंशू की मत सुनो,
पर मेरी ये समझ में नहीं आया कि अगर स्टीवन ये जानता है कि हैरो क्या करने वाला है, वो दुनिया को बर्बाद करने वाला है, काफ़ी सारे मासूम लोग मारे जाएंगे, तो फिर उसने इस बात की रट क्यों लगा रखी है मार्क से कि उसको उसकी बॉडी वापस दे दो। क्योंकि अगर वो बॉडी वापस ले भी लेगा तो वो कर क्या लेगा? उस फाइट के दौरान हम देख ही चुके हैं कि मिस्टर नाइट बनने के बाद वो करता क्या है, कुछ नहीं, घंटा। अब या तो ये सब चीज़ें आगे जाके एक्सप्लेन हो जाएंगी या ये सिर्फ एक लेज़ी राइटिंग है। एनीवे, खोंशू मार्क से कहता है कि अगर उसने और ज़्यादा इंटरफियर किया तो बाकी के गॉड्स उसे स्टोन बना देंगे। लेकिन एक और बार खोंशू को इंटरफियर करना पड़ता है, क्योंकि जब वो ताबूत से नक्शा लेके निकलते हैं और स्टीवन उस नक्शे को जोड़कर पूरा नक्शा बना देता है, तो वो बताता है कि ये जिन तारों पर बेस्ड है वो तारे तो हज़ारों साल पहले आकाश में थे। क्योंकि तारों की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो अब ये पोजीशन नहीं है, इसका मतलब हम लोकेशन भी नहीं पता लगा सकते। तब खोंशू कहता है कि अब मैं वो हज़ारों साल पहले वाला आसमान वापस ले आता हूँ, लेकिन ऐसा करने के बाद बाकी के गॉड्स मुझे स्टोन बना देंगे। इसके बाद मार्क को मुझे बचाने के लिए भेजना। तो इस जगह पर मुझे कुछ हद तक मिस्टर नाइट का काम अच्छा लगा। दोनों जने मिल के आसमान की ऐसी तैसी कर देते हैं, उसको पूरी तरीके से 360 डिग्री घुमा देते हैं और हज़ारों साल पहले का आसमान वापस ले आते हैं। उन्हें लोकेशन का पता चल जाता है। बाकी के वेसल्स मिलके खोंशू को बना देते हैं स्टोन। ना खोंशू ने लिटरली स्पेस की ऐसी तैसी करी इस सीन में, जिससे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड है। और इस सीन से हमें एक और बात पता चलती है जो इस शो में नहीं दिखाई गई, वो ये कि कॉमिक्सों में जो खोंशू है वो सिर्फ मून का गॉड नहीं है, वो टाइम का गॉड भी है। और क्योंकि अभी अभी तुमने देखा कि खोंशू ने पूरे आसमान को उल्टा सीधा कर दिया, उसने बाकायदा स्पेस को पीछे घुमा दिया, समय को पीछे घुमा दिया स्पेस के। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। इतना सब करने के बाद मार्क स्पेक्टर बेहोश हो जाता है, खोंशू स्टोन बन जाता है। लेकिन लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वो जो ह्यूमन्स वेसल थे इजिप्शियन गॉड्स के, उसमें से एक वेसल हैरो को एक्सप्लेन करता है कि उसने खोंशू के साथ क्या किया है। वो बताता है कि ये हमेशा के लिए यहीं पर कैद रहेगा स्टोन स्टैचू में। अब ये सीन थोड़ा अजीब था, क्योंकि एक पुराने वेसल को एक नया वेसल ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने खोंशू के साथ क्या किया, पहली बात। दूसरी बात, हैरो वहाँ कर ही क्या रहा है? तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ वेसल्स शायद एमेट को ज़िंदा करने के फेवर में हों। तो आगे जाके ऐसा हो सकता है कि उन वेसल्स में से कुछ ऐसे वेसल्स हैं जो चाहते हैं कि एमेट ज़िंदा हो जाए। लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि एक वेसल क्या कर रहा है इसकी जानकारी गॉड्स को रहती है, और अगर गॉड्स को इसकी जानकारी रहती है तो वेसल कुछ ऐसा कर नहीं सकता जो गॉड्स नहीं चाहते। एक और नई बात पता चली इन गॉड्स की बातचीत में हमें कि खोंशू एक अकेला ऐसा गॉड है जो इंटरफियर करता है ह्यूमन वर्ल्ड में, क्योंकि उसके हिसाब से उसने इंसानों को नहीं छोड़ा, बाकी गॉड्स ने इंसानों को छोड़ दिया है। लेकिन बाकी गॉड्स के हिसाब से खोंशू एक मक्कार गॉड है और वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, और उन्होंने इंसानों को नहीं छोड़ा बल्कि इंसानों ने उन्हें छोड़ दिया है। मतलब लौट फिर के बात एक ही है। सो इन दी एंड खोंशू स्टोन बन चुका है, मार्क बेहोशी की हालत में है और उन्हें पता चल चुका है कि एमिट की टूम कहाँ है, जहाँ पर ज़बरदस्त खुदाई चल रही है एमिट को बाहर निकालने के लिए। तो ये एपिसोड कुछ परेशानियाँ और कुछ सवाल खड़े कर देता है। ये इतना बेहतर नहीं था जितने के पहले दो थे। चौथे एपिसोड के लिए सुना जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे, मतलब मून नाइट के अगले एपिसोड में। और मैं तुमसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।